हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एम एड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में, इनके बारे में जो और मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। और बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है और बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। हालांकि ये एक क्लास का नहीं, जबकि 3-4 क्लास यानी कि आगे आने वाली क्लासों में इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इसमें जो सिद्धांत हैं वो भी आपके इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के कॉन्सेप्ट के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, व्यक्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से किस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, इन पर भी हम साथ में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले बात हम करेंगे पर्सनालिटी। ठीक है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें और अगर हमने इसके वास्तविक रूप को नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हम किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, जैसे ही हमारे सामने वो आता है, हम एक बाहरी उसका जो वेशभूषा है, उसके बोलने का तरीका, उसके जो शारीरिक बनावट है, उसके आधार पर निर्धारित कर देते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, नॉर्मली यही होता है, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में आखिर पर्सनैलिटी है क्या, किसे हम कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बनावट और पहनावे के आधार पर कोई भी महिला हमारे सामने आई, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, देखने में भी शारीरिक जो उसकी बनावट है, संरचना है, गठन बहुत अच्छा है, दुबली पतली है, स्मार्ट है, तुरंत ही हमने कह दिया कि नहीं नहीं, इसकी पर्सनालिटी क्या है, बहुत अच्छी है। इसकी पर्सनालिटी यही होता है पुरुषों में। कोई पुरुष सामने आया और तुरंत हमने निर्धारित कर दिया कि ये अच्छी, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है या इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, जबकि चाहे आप एक विद्यार्थी के रूप में ये क्लास देख रहे हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आप ये क्लास देख रहे हो, जो व्यक्तित्व है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बनावट या पहनावा, वेशभूषा नहीं है। ठीक है, जब पर्सनालिटी की बात हुई कि आखिर व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, कहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो कि बच्चों को समझने में, उनको उनके व्यक्तित्व को जानने में और उनकी जो व्यक्तित्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके साथ, उनको दूर करने में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट आया। तो प्रारंभ इसका कहाँ से हुआ? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। तो एक पर्सनालिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कहीं पर नोट कर लीजिए। अगर आप स्मृति आधारित, यानी कि जो रटने वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे कि आपका जीआईसी हो गया, पीजीटी हो गया, तो उसमें इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आपके पास लैटिन और अन्य तरीके के वर्ड आते हैं सामने, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसको पर्सोना, ठीक है, पर्सनालिटी, सॉरी,
पर्सनैलिटी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन में जिसको क्या कहा जाता है, लैटिन में इसको कहा जाता है पर्सोना। ठीक है, पर्सनैलिटी एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जिसे लैटिन वर्ड में या लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, पर्सोना, और जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कि पर्सोना को अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको कहा जाता है नकाब या मुखौटा। ठीक है, नकाब या मुखौटा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया कि लैटिन वर्ड पर्सोना जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। तो पहले क्या होता था कि इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आया कि जब पुराने समय में जो कि रंगमंच के जो कार्यक्रम होते थे तो जैसे कि हमारे यहाँ अभी भी एक प्रथा चल रही है, दशहरे में राम जी के जो भगवान राम हैं उनके पूरे जीवन को वहाँ पर दिखाया जाता है रंगमंच के माध्यम से। उसी तरीके से रंगमंच पे जो किरदार, जो भी व्यक्ति जिस भी किरदार का अभिनय करता था उसकी वेशभूषा, उसका मुखौटा लगाकर वो अभिनय करता था। यही से क्या हुआ, पर्सनालिटी का क्या हुआ, उदय हुआ इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में कि नकाब या मुखौटा। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति राम की भूमिका निभा रहा है तो राम का पूरा उसका गेटअप, उसका हुलिया, उसका हाव भाव, उसका पहनावा सब कैसा हो जाता था, राम जी की तरह हो जाता था। और जो रावण की भूमिका में है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कैसा है, इस बात का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो व्यक्ति जिसका नकाब या मुखौटा लगा रहा है वो व्यक्ति वही व्यक्ति चाहे माना जाता था। तो पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया शुरुआत में वो यही था कि व्यक्तित्व का मतलब है नकाब या मुखौटा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़े दिन तक रखा गया, फिर इसको क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि नकाब या मुखौटा मतलब जो हम बाहर से, अब यहाँ पर इसका अगर मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में मतलब निकाले कि नकाब या मुखौटे का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाहरी रूप से, जो पहले अभी हमने बात की कि यानी कि जो दिख रहा है, जो हमारा शारीरिक गठन, पहनावा, हाव भाव, यानी कि जो कुछ दिख रहा है वही क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट इसकी शुरुआत हुई तो ये बताया गया कि जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है वही उसका व्यक्तित्व है, वास्तविक रूप से वो व्यक्ति ऐसा ही है। लेकिन जब सिगमंड फ्रायड ने मानव मन के 3 स्तर बताया कि 3 स्तर होते, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, वहां पर आकर ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। हम बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, हमने बहुत अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, हमारा शारीरिक गठन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मन से कहीं ना कहीं वो चीजें मेल नहीं खा रही हैं। बाहर से हम कुछ और दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंदर से हम कुछ और हैं। ठीक है, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इस विचारधारा को पूरी तरीके से क्या किया गया, नकार दिया गया। और हालांकि इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी, लेकिन जो उनकी जो परिभाषाएं थी वो सब एक पक्षीय थी। ठीक है, एक पक्षीय। तो वो उन्होंने क्या बात की, जैसे कि एक डेफिनेशन यहाँ पर ले लेते हैं गिलफोर्ड की, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अब इन्होंने ये बता दिया कि व्यक्तित्व गुणों का, अब कौन से गुण, ठीक है, यहां पर ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि कौन से गुणों का समन्वित रूप है। हमने ये तो बता दिया कि हाँ गुण होने चाहिए, लेकिन कौन से गुण होने चाहिए इस बात को ये डिसाइड नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से
मनोविज्ञान की करीब करीब किसी बुक में 49 मिलता है, किसी में 50 मिलता है। हालांकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बहस की जाए कि कितनी डेफिनेशंस आई। तो इस तरीके से मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं आई। किसी ने किसी के बारे में, जैसे कि वुडवर्थ ने क्या बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ठीक है, अब इन्होंने व्यवहार बता दिया। ठीक है, अब व्यवहार भी कैसा व्यवहार, ये क्लियर नहीं कर पाए। ठीक, अब रही बात सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, लैटिन वर्ड पर्सोना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं डेफिनेशंस पर। तो डेफिनेशंस आप मनोविज्ञान की कोई भी किताब ऐसी जिसमें कि पर्सनैलिटी दिया हो, खोलेंगे तो वहां पर 8 से 10 परिभाषाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो परिभाषाएं आप उनको देख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं उनको पूछ लेते हैं कि ये परिभाषा किससे संबंधित है। ठीक है, ये काम आपको खुद से करना है। अब हम तीसरी जो बात पर आते हैं कि करीब करीब 50 परिभाषाएं आने के बाद, यानी कि वो भी ऐसी थी जो कि सभी का उसमें कोई एक मत नहीं हो पाया, कि कोई कह रहा था नहीं जो हमने बताया है वही ठीक है, हमने बताया वही ठीक है। फिर बाद में एक आपके मनोवैज्ञानिक आए, G.W. आलपोर्ट, सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती है कि व्यक्तित्व की पहली और सर्वमान्य परिभाषा देने का श्रेय किसको है, तो व्यक्तित्व की पहली और सर्वमान्य परिभाषा, यानी कि इन्होंने जो भी व्यक्तित्व के बारे में बताया उसे सबने क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, और इन्होंने ये डेफिनेशन कब दी थी, 1937, ईयर याद रखिएगा। 1937 में G.W. आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की एक सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत की, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन हालांकि थोड़ी सी लंबी है, कुछ की पॉइंट आप पकड़ लेंगे तो आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इनकी जो डेफिनेशन थी, व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर्निहित उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो अपने वातावरण के साथ उसके विशिष्ट समायोजनों का निर्धारण करता है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी पूरी, जो एक सर्वमान्य परिभाषा थी। अगर आपको याद हो जाए कोई चीज़ तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप फिर कभी नहीं भूलते। ठीक है, आई थिंक 10 साल हो गए मुझे बीएड किए हुए। ठीक है, ये डेफिनेशन एज इट इज याद है। हालांकि कुछ शब्दों का हेर फेर थोड़ा सा, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सब हर बुक में आपको एक सा मिलेगा, तो कुछ थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर आपको किसी किताब में मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने क्या बात की। व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर्निहित या निहित मिल जाता है किसी में उन मनोशारीरिक गुण। अभी तक तो हम केवल किसकी बात कर रहे थे, शरीर की बात कर रहे थे, शारीरिक बनावट की बात कर रहे थे, वेशभूषा की बात कर रहे थे, हाव भाव की बात कर रहे थे। अब इनकी परिभाषा क्यों सर्वमान्य हुई, इन्होंने पहला पॉइंट रखा मनोशारीरिक, यानी कि व्यक्तित्व तो केवल शारीरिक नहीं बल्कि उसमें मन और शरीर यानी दोनों के गुणों का समन्वय है।
ठीक है, दोनों, यानी कि जब व्यक्ति का मन भी देखा जाएगा, यानी उसके अचेतन को भी देखा जाएगा, उसका भी अध्ययन किया जाएगा, और शारीरिक रूप से भी उसका अध्ययन किया जाएगा, और गुण भी कैसे, गत्यात्मक। ऐसा नहीं, कोई भी चीज जो मनुष्य में है वो स्थायी नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं स्वभाव में इंसान के, लेकिन धीरे 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 समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। फिर इन्होंने दूसरी बात कही, जो अपने गत्यात्मक संगठन, यानी कि लगातार परिवर्तित हो रहता है, परिवर्तित होने वाला है संगठन, गत्यात्मक संगठन। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा, वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट, समायोजन, यानी कि कोई भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अगर हमको क्या करना है, उसका अध्ययन करना है, तो सबसे पहले उसके मन और शरीर का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। फिर गत्यात्मक संगठन, यानी कि किस तरीके से उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में किस गति से और किस तरीके से, किस पैटर्न पर चेंज हो रहे हैं, और व्यक्ति अपने वातावरण में कैसे एडजस्टमेंट बिठा लेता है या उसको कैसे समायोजित कर लेता है। कुछ व्यक्ति आप देखते हैं कि कहीं पर भी चले जाएं, किसी के घर चले जाएं, किसी जगह पर चले जाएं, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको हर वक्त चाहे जितनी फैसिलिटी दी जाए, उनके साथ समस्याएं रहती हैं। तो यहाँ पर अगर पर्सनालिटी का अध्ययन करना है तो इन 3 बातों का अध्ययन इम्पॉर्टेंट है, और इन 3 बातों के आधार पर ही किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। ये जेबी आलपोर्ट ने कहा, और इनकी यही जो परिभाषा थी वो सर्वमान्य परिभाषा हो गई, और ये 1937 में आई थी। ठीक है। और इसको सभी मनोवैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से स्वीकार किया। ठीक। अब यहां से क्वेश्चनिंग होती है, ईयर, ये नाम और ये पूरी डेफिनेशन, और इन डेफिनेशन में क्या क्या कहा गया। ठीक। अब जो अगली क्वेश्चनिंग जो होती है, ठीक है, इसी डेफिनेशन से एक और क्वेश्चनिंग होती है कि ये डेफिनेशन 1937 में आई और 1961 तक की इसकी मान्यता रही, यानी कि लोगों ने इसको स्वीकार किया। ठीक। लेकिन 1961 में खुद आलपोर्ट ने, ठीक है, आलपोर्ट ने क्या किया कि अपनी इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए, कुछ सुधार किए, और वो सुधार क्या किए ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है कि उन्होंने अपनी डेफिनेशंस में या अपनी परिभाषा में कब सुधार किया और क्या सुधार किया, यानी कि किन बातों को हटाया और किन नई बातों को जोड़ा। ठीक है। यहां से जो इन्होंने वातावरण लिया था, वातावरण के साथ उसके विशिष्ट समायोजनों का, तो यहां से इन्होंने हटाकर इन्होंने क्या किया, विशिष्ट व्यवहार तथा विचार, इतना इन्होंने हटा दिया और इसकी जगह पर इन्होंने जोड़ दिया विशिष्ट व्यवहार तथा विचार। क्योंकि तब तक ये कॉन्सेप्ट किसका आ चुका था, व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट आ चुका था। पूरा का पूरा मनोविज्ञान आज भी किस पर आधारित है, व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। यानी विज्ञान जो कहते हैं कि एक लास्ट का जो कॉन्सेप्ट आया मनोविज्ञान के अर्थ का, वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया। तो इनको लगा कि वातावरण में एडजस्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसको इन्होंने हटाकर बता दिया कि हर किसी का अपना एक व्यवहार होता है और हर किसी की अपनी एक विचारधारा होती है। उसी के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि सबसे पहले तो मन का अध्ययन करेंगे, शारीरिक गुणों का अध्ययन करेंगे, व्यक्ति में किस तरीके से उन गुणों का किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उससे
उसका अध्ययन करेंगे, साथ में हम उसके व्यवहार यानी कि वो क्या सोचता है और उसके आधार पर उसका क्या व्यवहार है। हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट व्यवहार होता है, ठीक है। कोई किसी की नकल करता है, कुछ दिन कर सकता है, लेकिन अपनी जो कहते हैं ना कि उसकी रियलिटी होती है वो उसकी अपनी खुद की होती है, वो वापस से अपने उस व्यवहार पर आ जाता है। तो ये जो विशिष्ट व्यवहार तथा विचार, ठीक है, तो ये जो चार शब्द अगर बात करें, यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट, इनको हटाकर इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में याद करिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बता दिया कि केवल वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना व्यक्तित्व तो नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार और विचार भी उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताओं की। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करती चल रही हूं ताकि कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं, यानी कि किसी को आप कहेंगे कि ये अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष है या महिला है, तो उसके लिए कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई जिनके आधार पर ही आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। सबसे पहले तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। अब शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, अभी आपने क्या बात की, मनोशारीरिक, मन और शरीर दोनों का अध्ययन करना है। तो देखना है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, ठीक है, यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है विकास की निरंतरता, विकास की निरंतरता, यानी कि व्यक्ति का जो विकास हो रहा है वो जो एक निर्धारित पैटर्न है उसके आधार पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आत्मचेतना, आत्मचेतना यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मनुष्यों को क्या करते हैं, और जीवधारी जो हैं और जो प्राणी हैं यानी पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब से बिल्कुल अलग करती है, क्योंकि मनुष्यों में आत्मचेतना का विकास होता है या मनुष्य में आत्मचेतना पाई जाती है। सामाजिकता यानी व्यक्ति सामाजिक रूप से कैसा है, उसमें सामाजिक समाज में जाकर वो एडजस्टमेंट स्थापित कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है नहीं स्थापित करता है। फिर दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें इच्छा शक्ति की बहुत कमी होती है, थोड़ा सा भी जिंदगी में, जीवन में कोई भी परेशानियां आई तुरंत ही वो रोना गाना शुरू कर देते हैं, जबकि जो एक अच्छी व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाएगा उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यानी कि परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, आपको अपने जीने का जो एक तरीका है उसको नहीं छोड़ना है, एक मजबूती से, एक हर तरफ से, क्योंकि जो परेशानियां होती हैं कुछ समय के लिए आती हैं फिर आकर वो चली जाती है, लेकिन जो हमारी इच्छा शक्ति है उसको हम जितना मजबूत बनाकर रखते हैं परेशानियां उतनी ही जल्दी जीवन से चली जाती हैं। फिर निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि लक्ष्य बनाया और फिर उसके पीछे क्या उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं जिस व्यक्ति में होंगी वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाएगा, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। जैसा कि उसका शारीरिक विकास होना चाहिए वैसे हो रहा है, परिस्थितियों से एडजस्टमेंट भी बिठाने की क्षमता रखता है, और सामाजिकता का विकास है, सामंजस्य बिठा रहा है चीज़ों के साथ में। तो इस तरीके से वो एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाएगा, न कि केवल हमने उसका पहनावा देखा, उसका शारीरिक गठन देखा और बोल दिया कि ये एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं होता है, व्यक्तित्व में मन शरीर दोनों का समावेश होता है, दोनों के बारे में अध्ययन होता है, ठीक है। तो
उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनको बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयत्न कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इन्हें और लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी, जो लोग हैं कोचिंग की महंगी महंगी फीस देकर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन उनमें पढ़ने का एक जज्बा है, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे ताकि आसानी से वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।